काव्या, तेरे लिए अमीर घर से रिश्ता आया है। मैंने सोच लिया है तू यहाँ शादी करेगी और तेरा ससुराल पहाड़ों में। ले लड़के की फोटो देख। क्या सच में? वहाँ तो हर जगह बर्फ ही बर्फ होगी। मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे अमीर ससुराल मिल रहा है। और माँ, मुझे लड़का भी बहुत पसंद है। हाँ मेरी बच्ची। और शेफाली, तेरे लिए भी मैंने लड़का ढूंढ लिया है। ये देख लड़के की फोटो। इसके घर से कुछ किलोमीटर दूर तेरा ससुराल है, जंगलों की तरफ पड़ता है एरिया। क्या माँ, मेरा ससुराल जंगल में? माँ भला वहाँ मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? आप कोई और रिश्ता देख लीजिए ना। अभी बताओ तुझे, वैसे भी तू मेरे सर पर बोझ है। अब तेरे लिए रिश्ता ढूंढ लिया है मैंने, तो ज्यादा टाएं टाएं करके मत दिखा। तेरी शादी यहीं होगी, समझी तू? तेरे पिता और माँ दोनों ही तुझे छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं। अब तुझे मैं पाल रही हूँ तो सारा डिसीजन भी मेरा ही होगा, समझी? और क्या, शुक्र कर माँ तेरी शादी कर रही है, वरना जिंदगी भर माँ तुझे नौकरानी बनाने का भी जोखिम उठा सकती है। ठीक है माँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और फिर क्या, अनुराधा पहाड़ के पास ही एक रिजॉर्ट में अपनी सगी बेटी की अमीर जगह पहाड़ों में शादी कर देती है और उसी मंडप में शेफाली की शादी एक गरीब परिवार के विक्रम से कर देती है, जहां दोनों अपनी विदाई के बाद पहाड़ और जंगल वाले ससुराल में पहुंच जाती हैं। शेफाली ससुराल आने पर चारों तरफ जंगल को देखती है। बहू, तू रुक क्यों गई? चल घर में चल। माँ जी, ये हर तरफ जंगली जंगली पेड़ ही पेड़ हैं क्या? यहाँ पर जंगली जानवर की आवाज भी आ रही है। आप यहाँ कैसे रहते हैं? आपको डर नहीं लगता? बहू, तू एक बार में कितने सवाल पूछती है। वैसे तेरे सवाल भी जायज है। हाँ, तेरा ससुराल एक जंगल में रहता है। यहाँ आसपास लोग भी नहीं हैं और नदी से पानी लाना पड़ता है। तू चिंता मत कर, हम सब हैं ना यहाँ। हाँ बहू, तू चिंता मत कर। हाँ शेफाली, आओ अंदर चलो, छोटा सा घर है पर अपना है। फिर रोहिणी अपनी बहू को घर में लाकर उसका गृह प्रवेश करती है। वह धीरे धीरे वहां ढलने की कोशिश करने लगती है और एक दिन जब सब सो रहे होते हैं तो उसे जंगली जानवर की आधी रात में गुर्र गुर्र आवाज आ रही थी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? जाकर देखती हूँ। शेफाली उठकर घर से बाहर जाती है, जहाँ उसे अंधेरे में झाड़ी के पास दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई देती हैं और आवाज भी वहीं से आती है। माँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि यहाँ कोई जंगली भेड़िया या शेर, कोई तो जानवर है। शेफाली बहुत ज्यादा डरी होती है। तभी उसका पति हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले आता है और झट से दरवाजा बंद कर देता है। शेफाली, तुम पागल हो? ऐसे घर से बाहर क्यों गई है? ये खतरे से खाली नहीं है। वहाँ एक शेर था। क्या शेर? हाँ, अक्सर रात में कभी कभी यहाँ जंगली जानवर भी आ जाते हैं। सो जाओ और हाँ, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शादी के 7 वचन जो लिए थे। जी विक्रम जी। शेफाली सो जाती है। वह अपने जंगल वाले ससुराल में धीरे धीरे सामंजस्य बिठा लेती है। वहीं पहाड़ों वाली सगी बेटी अपने अमीर घर में बहुत खुश थी। साथ ही वहाँ स्नोफॉल हो रही थी। वाह, कितनी अच्छी स्नोफॉल है, बट मुझे ठंड भी लग रही है। लेकिन कोई नहीं। नील, मेरी फोटोज क्लिक करो ना। ऑल राइट। नील उसकी ढेर सारी फोटोज खींचता है और घर के अंदर जाकर वो कहती है, मुझे ठंड लग रही है। रमेश, अंगीठी जलाओ और गर्मा गर्म कॉफी और नूडल्स लेकर आओ। ये सुनते ही नौकर उसके लिए अंगीठी भी जला देता है और चाय कॉफी ले आता है। तभी सास कहती है, बहू, रोटी सब्जी भी खा लिया करो। जब देखो कॉफी नूडल्स यही खाती है। अरे पहाड़ों में रहने के लिए ताकत वाली सब्जी खानी भी जरूरी है। माँ जी प्लीज, आपको तो पता है पहाड़ों में मैगी का अलग ही मजा होता है। खाने दीजिए अब। अरे फोन आ रहा है। हाँ हेलो माँ, कैसी है मेरी बच्ची? मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। तू मिलने भी नहीं आई, घर आ जा। नहीं माँ, मैं बहुत बिजी हूँ। अभी ऐसा करो, आप ही मुझसे मिलने आ जाओ। चल ठीक है। अनुराधा बहुत खुश होकर अपनी बेटी के लिए कुछ खाने पीने के लिए ड्राई फ्रूट्स, नई साड़ी, ज्वेलरी इत्यादि लेकर अपनी पहाड़ वाली बेटी से मिलने के लिए निकल जाती है। आधे रास्ते पहुंचकर वह अपनी बेटी को फोन करती है। बेटा, मुझे तो यहाँ बहुत ठंड लग रही है, मेरी सांस फूल रही है और पहाड़ नहीं चढ़ सकती। कहाँ है तेरा घर? तू ही आ जा। माँ आ जाओ ना। मैं नहीं आ सकती, फिर मुझे उतरना पड़ेगा। तुम किसी खच्चर वच्चर पर आ जाओ।
इतना कहकर काव्या फोन काट देती है। अनुराधा जैसे तैसे कुछ लोगों से पूछकर अपनी बेटी के घर पहुंचती है, जहां उसे चढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, और घर पहुंच जाती है। अरे राम, बुढ़िया हो गई हूं मैं तो, थक गई, बहुत ठंड लग रही है। काव्या बेटी, कुछ इंतजाम कर। अभी आई नहीं हो कि परेशान करने लग गई हो। चुपचाप रजाई में आकर बैठ जाओ मेरे साथ, मैं नहीं उठ रही। अभी थोड़ी देर में हाथ पांव गर्म हो जाएंगे। भगवान, मैं इतनी दूर से इसके लिए आई हूं और ये मुझे पानी की जगह कुछ गर्म करके भी नहीं दे रही है, ऊपर से ऐसी बातें कर रही है। फिर अनुराधा रजाई में आकर बैठ जाती है। तभी समधन आती हैं, उससे बात करती हैं। रात के समय अनुराधा को बहुत ठंड लगती है। काव्या बेटी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पता नहीं तू कैसे रहती है, मुझे तो ठंड के मारे नींद नहीं आ रही। थोड़ी सी आंच जला दे और कोई शॉल या स्वेटर दे दे। हाँ, नहीं है मेरे पास कोई शॉल स्वेटर। आए हुए एक दिन नहीं हुआ और जब से परेशान करी जा रही हो। अकेले स्वेटर नहीं लेकर आ सकती थी जब पता है पहाड़ों में रहने आ रही हो। मुझे तो बड़े मजे से यहाँ भेज दिया, अब क्या अपने कपड़े देकर स्वेटर लूज करवा लूं? ये सुन अनुराधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सो जाती है। अगले दिन अनुराधा अपनी बेटी से चाय मांगती है। काव्या, आज तेरे नौकर वगैरह यहाँ नहीं दिख रहे, तू ही अपने हाथ की चाय बनाकर पिला दे मुझे। मेरे पास टाइम नहीं है, तो तुमको चाय पीनी है खुद ही बना लो। काव्या, तूने तो मेरे साथ बैठकर मुझसे बात भी नहीं करी। कितने दिन से मैं तुझसे मिलने आई हुई हूँ, और मैं अकेले कैसे रहूंगी? यहाँ पहाड़ों में रहना बहुत मुश्किल है वैसे। हाँ, मुश्किल है, इसलिए खुद ही चाय बनाकर पी लो। मैंने नहीं कहा था कि मेरी शादी पहाड़ों में कर दो। तभी ऐसा कहकर काव्या वहां से चली जाती है और अनुराधा धूप में टहलने के लिए घर से बाहर आती है कि बर्फ की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और उसके हाथों में चोट लग जाती है। शाम को बेटी घर आ जाती है तो अपनी माँ को डांटती है, साथ ही मरहम भी नहीं लगाती। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है काव्या, पास में कोई डॉक्टर भी नहीं है। जब से आई हो बस मुसीबत बन गई हो मेरे लिए। अब मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊं? डॉक्टर यहाँ पर तो नहीं रखा, पहाड़ है ये, शहर नहीं। ऐसा है, तुम यहाँ से जाओ। बहू, ऐसे मत बोल अपनी माँ से, आप बीच में मत आओ माँ जी। ठीक है, मैं अब जा रही हूँ, तुझे तो मेरी कोई परवाह नहीं। जब से आई हो बस सुना ही रही हो मुझे। ये ले तेरे लिए सामान लाई थी, छोड़कर जा रही हूँ। नमस्ते समधन जी। अनुराधा का दिल अपनी बेटी को लेकर टूट जाता है और उसे ख्याल आता है कि यहाँ कुछ दूरी पर उसकी सौतेली बेटी का भी घर है, तो वो वहां पहुंच जाती है। शेफाली जैसे ही अपनी सौतेली माँ को देखती है तो गले लगा लेती है। माँ, तुम यहाँ? मुझे बताया क्यों नहीं आपने? आपने मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है। आइए ना, घर के अंदर चलिए। माँ जी, पापा जी, विवेक जी, देखिए माँ आई है। अरे बहन जी, आप? नमस्ते नमस्ते। आपको इस जंगल में जैसी जगह पर हमारा घर मिल गया। कहते हैं कोई चीज दिल से ढूंढो तो जरूर मिल जाती है। बस मुझे आप भी मिल गए। कैसे हैं आप सब? वैसे यहाँ कोई दुकान और लोग वगैरह नहीं है? हाँ, उसके लिए हमें थोड़ी दूर जाना पड़ता है सामान लाने। आइए अंदर। तभी बेटी कुर्सी रखती है जिस पर माँ बैठती है। माँ, पानी खत्म हो गया है चाय बनाने के लिए, आप बस 5 मिनट रुको, मैं अभी आई। और मैं भी समोसे वगैरह ला देती हूँ। अच्छा लगेगा, पहाड़ पास में ही है ना, तो जंगल में भी बहुत ठंड लगती है। तभी शेफाली नदी से पानी भर के घर में लाती है और फटाफट चाय बनाकर अपनी माँ को देती है। और रोहिणी भी जंगल से थोड़ा बाहर जाकर समोसे ले आती है और अनुराधा को परोसती है। अरे माँ, तुम्हें चोट कैसे लग गई? कोहनी पर खून निकल रहा है, कहीं गिर गई थी क्या? रुको, मैं अभी पट्टी कर देती हूँ। ये कहकर शेफाली फटाफट हल्दी का लेप उसकी चोट पर लगा देती है और अपनी साड़ी का कोना फाड़कर उसके हाथ पर बांध देती है। माँ, तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाओगी। मैं अपने हाथ से खिला देती हूँ, तुम्हारी कोहनी में दर्द हो जाएगा। शेफाली अपने हाथ से अपनी सौतेली माँ को चाय नाश्ता करवा देती है और ससुराल वाले भी उसकी खातिरदारी करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। इतना प्यार देखकर अनुराधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब लोग यहाँ पर कितने अच्छे हैं। एक मेरी सगी बेटी है जिसने ठीक से बैठकर मुझसे 2 बातें नहीं की, ऊपर से हमेशा चिल्लाया। और यहाँ इसके ससुराल वाले और मेरी सौतेली बेटी भी मेरा इतना ख्याल रख रही हैं।
हंसी मजाक में दिन बीत जाता है। शेफाली अपनी माँ को खाना भी अच्छे से खिलाती है। अगले दिन उसे सुबह ठंड लगती है तो दामाद घर के बाहर ही लकड़ी जला देता है। तभी वहाँ जंगली भेड़िया आ जाता है। वो अनुराधा के पास आ रहा था कि शेफाली अपनी माँ को बचाने के लिए एक जली हुई लकड़ी लेकर उसे भगाने की कोशिश करती है, जिसमें भेड़िया उसके माथे पर पंजा मार देता है और भेड़िया भाग जाता है। तभी अनुराधा उसे संभालती है। शेफाली, शेफाली तू पागल है जो मेरे लिए तूने अपनी जान खतरे में डाल दी। अभी तुझे कुछ हो जाता तो। मुझे कुछ कैसे हो जाता? आप हो ना मेरे पास, आपको बचाना मेरा फर्ज बनता है। तुम ठीक तो हो ना? मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। पागल है तू, एक मेरी सगी बेटी है जिसे मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं, और तू सौतेली होकर अपनी जान जोखिम में डाल रही थी। सच में कभी कभी खून का रिश्ता भी फीका पड़ जाता है दिल के रिश्तों के आगे। मैंने जो प्यार तुझे नहीं दिया, अब तुझे वो भी दूंगी। तभी अनुराधा उसे सहारे से अंदर ले जाती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। डॉक्टर आके उसके स्टिचेस लगा देता है। अनुराधा अपनी बेटी के साथ जंगल में रहकर अच्छी अच्छी चीजें सीखती है और फिर समय से अपने घर लौट जाती है। साथ ही उसे सगी और सौतेली बेटी का फर्क भी समझ आ जाता है। जज साहब, आप ये गलत फैसला कर रहे हैं। ये फैसला ठीक नहीं है, ऐसा मत करिए। फैसला तो मेरे ही हाथ में है माँ जी, इसे तो आप बदल ही नहीं सकती हो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। कृपया कोर्ट में शांति बनाए रखें और जो फैसला सुनाया गया है उस पर सभी ध्यान दें। आज का ये केस यहीं पर समाप्त होता है। जज साहब वहां से उठकर जाने लगते हैं। इसके बाद नताशा अपनी सास और अपनी जेठानी को देखकर कहती है, आखिरकार सब कुछ मेरे हित में है, तो अब मैं दिखाऊंगी तुम्हें अमीर होना क्या होता है। आखिरकार अब दुनिया को पता चलेगा कि मैं कितनी अमीर हूँ। नताशा अपना पर्स लेकर कोर्ट से चली जाती है और बेचारी उर्मिला वहीं पर रोती रह जाती है। माँ जी, अपने आप को संभालिए, चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बहू, कुछ भी ठीक नहीं होगा। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं बचा। संजना और उसका पति अनुराग दोनों उर्मिला को संभालने की कोशिश करते हैं। आखिर ऐसा भी क्या हो गया था जो बेचारी उर्मिला कोर्ट में अपने पूरे परिवार के साथ खड़ी थी और उसी की बहू उसे कोर्ट तक ले आई। चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। आज की ये पार्टी तो कमाल की है और ये रेस्टोरेंट तो बहुत एक्सपेंसिव है। सच में तानिया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है तो एक पार्टी तो बनती ही है, बस उसी की खुशी में ये सब है। वैसे हर कोई पार्टी देता है, लेकिन नताशा, तुम्हारी तरफ से कोई पार्टी नहीं हुई। तुम कब हम सभी को पार्टी देने वाली हो? पार्टी देने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। अभी तो ऐसा कोई दिन नहीं आया जिसके चलते मैं तुम्हें पार्टी दूं। अरे पार्टी देने के लिए पैसों की जरूरत होती है, ना कि बहाने की। मुझे नहीं लगता कि तुम कभी पार्टी देने वाली हो। रहने दो, ये झूठा दिलासा मत दो। हम जो पार्टी देते हैं उसमें बस खाने के लिए आ जाया करो। अंकित की बात सुनते ही सभी बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। नताशा को अचानक से बहुत बुरा लगता है। वो बैग उठाकर जाने लगती है। अरे यार नताशा, जस्ट चिल। तुम्हें तो पता है ना, अंकित की मजाक करने की आदत है। अब बहुत ज्यादा हो गया है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम लोगों को अपनी अमीरी का बहुत ज्यादा घमंड है। एक दिन मैं ये घमंड तोड़कर ही रहूंगी और तुम लोगों से सबसे ज्यादा अमीर बनकर दिखाऊंगी। गुस्से में नताशा ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। अब दिन रात नताशा को अपने लिए एक अमीर लड़का ढूंढने की पड़ जाती है। वो खुद तो गरीब थी, लेकिन उसे लड़का अमीर चाहिए था। एक दिन मंदिर के बाहर वो एक बहुत बड़ी NRI की गाड़ी देखती है। ओह माय गॉड, ये तो लैम्बोर्गिनी है। आजकल ये गाड़ी सड़क पर चलती हुई तो दिखाई देती ही नहीं, फिर इतनी महंगी गाड़ी यहाँ कौन लेकर आया है? नताशा थोड़ी देर वहां खड़ी होकर देखती है। वहां एक प्रियांक नाम का लड़का अपनी माँ के साथ मंदिर से दर्शन करके बाहर आता है। वो अपनी माँ को बिठाता है और अपनी लैम्बोर्गिनी से वहां से चला जाता है। ओह माय गॉड, ये लड़का तो बड़ा हैंडसम है। क्यों ना मैं इसी से शादी कर लूं, फिर तो मेरी चांदी ही चांदी हो जाएगी। बस कुछ ही दिन अमीर होने का नाटक करना पड़ेगा। फिर क्या था, नताशा ने अपने आप को पूरा ही बदल दिया था। वो गरीब थी लेकिन दिखावा पूरे अमीरों वाला करती थी और जानबूझकर प्रियंका के सामने जाना, कभी उसके सामने गिरने का नाटक करना, जिससे प्रियंक उसे संभाल लेता। ऐसा करते करते वो प्रियंक को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है और इसी के चलते हुए उर्मिला के सामने भी अमीरी का नाटक करती है। माँ जी और प्रियांक जी, मैं आप दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ। दरअसल मेरी बहुत बड़ी मीटिंग थी जिसकी वजह से मुझे ये बड़े से रेस्टोरेंट में आपको बुलाना पड़ा, वरना मैं आपसे घर पर ही मिल लेती। कोई बात नहीं बहू, इंसान का पहला कर्तव्य उसका काम होता है। जी माँ जी, आप तो बहुत समझदार हैं।
ये लीजिए मेरे रेस्टोरेंट की सबसे फेमस चाय पीजिए। क्या बात कर रही हो नताशा, इतना बड़ा रेस्टोरेंट तुम्हारा है? ऑफ कोर्स मेरा है। वैसे मेरा रेस्टोरेंट में मेरे लिए एक घर जैसा ही है। ये तो बहुत अमीर है। अगर मेरे बेटे की शादी इससे हो गई तो मेरे बेटे की तो चांदी चांदी हो जाएगी। वैसे तो हम अमीर हैं, लेकिन और अमीर हो जाएंगे। इस तरह उर्मिला अपने मन ही मन खुश होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नताशा प्रियंक को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। एक दिन प्रियंक एक एक्सपेंसिव शिप पर रोमांटिक तरीके से नताशा को प्रपोज करता है। नताशा, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। यह फूल लेकर मेरे प्यार को स्वीकार करो। आई लव यू नताशा। नताशा उसके हाथों से फूल ले लेती है और उसे गले से लगा लेती है। इसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। प्रियंक शादी करके नताशा को घर लेकर आता है। दूधो नहाओ, पूतो फलो और सदा सुहागन रहो। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। शुक्रिया माँ जी। नताशा गृह प्रवेश के बाद देखती है कि उसकी एक जेठानी भी है जो थोड़े गरीब परिवार से है। नताशा उसे नजरअंदाज करती है। देवरानी जी, आप तो बहुत प्यारी हो। जैसा सुना था उससे बहुत ही ज्यादा। कुछ खाओगी? बताओ, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। अच्छा, तुम इस घर की नौकरानी हो ना? मेरे लिए कॉफी ले आओ। यह सुनकर संजना थोड़ी संकोच में पड़ जाती है और उसे बुरा भी लगता है। नहीं बहू, ये तुम्हारी जेठानी है। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। गलती में कपड़ों से जज कर गई। माफ कीजिएगा जेठानी जी। कोई बात नहीं देवरानी जी, चलिए आप आराम कर लीजिएगा। मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। शादी के पहले दिन से ही नताशा ने अपना व्यवहार दिखाना शुरू कर दिया था। कुछ दिन बाद नताशा के माता पिता को घर पर नाश्ते के लिए बुलाया जाता है। अरे ये क्या, अगर मेरे करीब माँ बाप यहाँ आएंगे तो मेरा फंडा फूट जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि मैंने धोखा दे रही हूँ, वो भी अपनी अमीरी का। माँ पिताजी को फोन करके सब समझाना पड़ेगा। नताशा ऐसा सोचकर अपने माता पिता को फोन करके किराए की गाड़ी में आने के लिए कहती है और थोड़ा अमीरी का दिखावा करने के लिए भी कह देती है। उसके माता पिता ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए वो तैयार हो जाते हैं। किराए की गाड़ी में आने के बाद किसी को पता ही नहीं चलता कि नताशा के माता पिता भी उसी की तरह उन्हें धोखा दे रहे हैं। लेकिन अभी और भी बहुत कुछ बाकी था। नताशा ने धीरे धीरे अपनी सास को अपनी तरफ किया और प्यार प्रेम के चलते सब कुछ अपने नाम करवा लिया। अरे जेठानी जी, आप सारे दिन घर में पड़ी रहती हो, थोड़े से हाथ पैर चला लिया करो। मेरा कमरा फैला हुआ है, जाओ उसे समेट दो और मेरे कपड़े भी धो देना। ये किस तरह बात कर रही हो तुम नताशा मुझसे? मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। भला मैं तुम्हारा कमरा और तुम्हारे कपड़े क्यों साफ करूंगी? करोगी, जरूर करोगी। आज नहीं तो कल तुम्हें करना ही पड़ेगा। नताशा ऐसा कहकर घमंड में वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद वो फोन पर अपने दोस्तों से बात कर रही होती है। अंकित, मुझे बहुत अच्छे से याद है उस दिन तुमने मेरी कितनी इंसल्ट की थी, लेकिन अब मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे जितना अमीर तुम में से कोई भी नहीं है। इतनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं ना मेरे पास, तुमने कभी सपने में भी नहीं देखी होंगी। और इतना बड़ा बंगला भी है। अपने ससुराल में इतनी संपत्ति की मैं अकेली मालकिन हूँ। यहाँ सब कुछ मेरा है, सब मेरे नाम है। अब बताओ तुम्हें पार्टी कब चाहिए? नताशा ऐसा फोन पर बोलते हुए अपनी अमीरी का पूरा घमंड दिखा रही होती है। दरवाजे के बाहर संजना और उर्मिला ये सब सुन लेते हैं। बहू, ये सब तुम क्या बकवास कर रही हो? ओहो माँ जी, आपने सब सुन लिया? ओहो, चलो कोई बात नहीं। सच्चाई तो एक दिन आनी ही थी। ये सच है कि अब सब कुछ मेरे नाम है और इस घर की मालकिन मैं हूँ, वो भी इकलौती। तुम ऐसा नहीं कर सकती नताशा। इस घर पर माँ का, उनके बेटों का और मेरा, हम सबका भी अधिकार है। अब कुछ नहीं हो सकता। अब सब कुछ मेरे नाम है तो बस सब कुछ मेरा है और इस अधिकार से मैं तुम्हें इस घर से निकालती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी जल्दी हमसे सब कुछ छीन लोगी? हम कोर्ट में जाएंगे, देखना हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। अरे बहू, अब हम लोग कहाँ जाए? उसने तो हमें घर से ही निकाल दिया। परेशान मत होइए माँ जी, कहीं तो जाएंगे। भगवान जब एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा भी खोल देता है। संजना अनुराग के साथ अपनी सास को कोर्ट से बाहर ले आती है। अब उनके पास जो पैसे बचे हुए थे उनसे वो एक किराए का मकान खरीदते हैं। मकान तो मिल गया था, लेकिन अब खाने की परेशानी थी। घर में खाने को एक दाना भी नहीं था। अचानक से सड़क पर आ जाएंगे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे अपने लिए कुछ जोड़ कर रखना चाहिए था। किस्मत में अब क्या हो ये हमें नहीं पता। अनुराग जी, ऐसी कल्पना किसी ने नहीं की थी कि देवरानी जी हमें धोखा देंगी। उस रात उनके खाने के लिए कुछ नहीं होता है। तभी सभी पानी पीकर सो जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो संजना अब नौकरी ढूंढने की ठान लेती है।
एक अकेला इंसान कब तक भार उठाएगा? मुझे भी नौकरी करनी चाहिए। संजना नौकरी ढूंढती है। शुरुआत में तो उसे नौकरी ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है, कहीं उसे नौकरी नहीं मिलती, लेकिन फिर एक फैक्ट्री में उसे सामान पैक करने की नौकरी मिल जाती है। वहां काम करके वो पैसे कमाती है और घर में राशन डलवाती है। और इधर नताशा अमीरी के घमंड में आकर क्लब पार्टी जुआ खेलना शुरू कर देती है, जिसमें अब अपना धीरे धीरे वो सब कुछ हारने लगती है। अय्याशी का नशा उसे खोखला कर देता है। मेरे पास तो कुछ नहीं बचा लगाने के लिए, अब मैं क्या लगाऊं? सब कुछ तो मैं हार गई। तुम्हारा घर भी तो अभी बाकी है, लगा दो दांव पर और जीत लो सब कुछ वापस से। नताशा इस बार अपना घर भी जुए में हार जाती है और सड़क पर आ जाती है। उसकी करनी का परिणाम प्रियंक को भी भुगतना पड़ता है। तुम बहुत बड़ी धोखेबाज हो। तुम्हारी वजह से सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा। मैंने अपने परिवार को भी खो दिया। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वहीं दूसरी तरफ संजना ने अपने पति को सपोर्ट किया, जिसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ठीक हो गई और वो हंसी खुशी रहने लगी। एक दिन संजना मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए सड़क के किनारे नताशा और प्रियांक को देख लेती हैं। क्यों देवरानी जी, अंबर का थूका हुआ मुंह पर ही गिरता है। बहुत घमंड दिखाया और बहुत धोखा दिया आपने, लेकिन आज देखो, जो जैसा करता है भगवान उसे वैसा ही देता है। नताशा संजना के पैरों में गिर जाती है। जेठानी जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें यहाँ से ले चलिए, हम ऐसी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। अब अगर भगवान भी मुझे कहे कि मैं आपको माफ कर दूं, तो ये मुमकिन नहीं। आपने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। संजना ऐसा कहकर जा रही होती है, लेकिन जब वो प्रियंक की तरफ देखती है तो उसे एहसास होता है कि इसमें प्रियंक की तो कोई गलती ही नहीं थी। वो प्रियंक को अपने साथ ले जाती है और नताशा को उसकी गलती की सजा भुगतने के लिए वहीं छोड़ देती है।